लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में? हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो कंडीशन पढ़ी थी। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस इज अ कंडीशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेनेवर टू और मोर कोहेरेंट सोर्स सुपर इम्पोज विद ईच अदर। इसके बाद बेटा क्या था हमारे पास? दो कंडीशन थी कंस्ट्रक्टिव के लिए, जब फेज डिफरेंस 2n पाई होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसमें इवन पाइज आएंगे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। लेकिन जब ऑड पाइज आएंगे बेटा, ऑड पाई का मतलब क्या हुआ कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 2n-1 पाई, जब फेज आएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। हमने कंडीशन पढ़ी डिस्ट्रक्टिव में फेज इवन जो आपका आर है बेटा, एम्पलीट्यूड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी कंस्ट्रक्टिव के लिए, ए माइनस बी डिस्ट्रक्टिव के लिए। इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी कंस्ट्रक्टिव में और मिनिमम होगी डिस्ट्रक्टिव में। ठीक है बेटा, तो ये बातें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। फिर हमने एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन भी किया था इसका, एक्सपेरिमेंटली कितनी दूर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कितनी दूर होगा बेटा? सेंटर से, सेंटर ब्राइट से एन डी लैम्डा अपॉन डी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और 2n-1 d lambda by 2d is destructive interference. The position of constructive and destructive interference. हमारे पास पोजीशंस आ गई बेटा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो ये बातें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होती है बेटा? तो फ्रिंज क्या होती है? जो इंटरफेरेंस पैटर्न में बैंड्स बनते हैं उन्हें फ्रिंज कहते हैं। लेकिन एक फ्रिंज का क्या मतलब है? नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। तो जो ब्राइट है वो एक बैंड है, डार्क एक बैंड है। बैंड तो है लेकिन फ्रिंज नहीं है बेटा। फ्रिंज का मतलब होता है किसी भी एक डार्क और ब्राइट का सेट, पूरा सेट, एक डार्क एक ब्राइट मिलाकर जो एक पैटर्न बनता है उसे फ्रिंज कहते हैं। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम डार्क से मैक्सिमम डार्क तक जो एक पैटर्न बनेगा उसे हम एक ब्राइट फ्रिंज कहेंगे, और मैक्सिमम ब्राइट से मैक्सिमम ब्राइट तक जो एक पैटर्न बनेगा उसे हम डार्क बैंड कहेंगे। देखिए अभी आपको हो सकता है ये बात समझ में ना आई हो जो मैंने बोली आपको। मैं आपको इसे एक फिगर से बनाने की कोशिश करूंगा। एक पैटर्न बनाएंगे बेटा हम लोग। तो हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न है। सेंटर, ये सेंटर ब्राइट हो गई। सेंटर ब्राइट से हमारे पास बेटा ये ऊपर की तरफ क्या मिल रहे हैं? ये एक बैंड मिल रहे हैं, एक डार्क बैंड, एक ब्राइट बैंड, एक डार्क बैंड, एक ब्राइट बैंड। तो कोई भी दो लगातार डार्क बैंड, कोई भी दो लगातार, पहला डार्क और दूसरा डार्क, इनके बीच की डिस्टेंस, या दूसरा डार्क और तीसरा डार्क, सेकेंड डार्क और थर्ड डार्क के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा? फ्रिंज विड्थ होगी। तीसरा डार्क और चौथा डार्क, कोई भी दो लगातार डार्क बैंड के बीच की डिस्टेंस एक ब्राइट बैंड होता है। इसी तरह से बेटा दो लगातार ब्राइट बैंड के बीच की डिस्टेंस, सेंटर ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसी को क्या कहेंगे बेटा? हम एक डार्क बैंड कहेंगे और एक फ्रिंज कहेंगे। एक फ्रिंज तो क्या होती है बेटा? डेफिनेशन हेडिंग डाल लीजिए, फ्रिंज विड्थ बीटा से डिनोट करते हैं बेटा। बीटा से डिनोट करेंगे द सेपरेशन बिटवीन टू consecutive dark band or bright band. The separation between two consecutive dark band, दो लगातार डार्क बैंड और ब्राइट बैंड is known as फ्रिंज विड्थ। इसे क्या कहते हैं बेटा? फ्रिंज विड्थ कहते हैं। दो लगातार डार्क या दो लगातार ब्राइट बैंड के बीच की डिस्टेंस। जरा समझिए, सेंटर से मान लीजिए मुझे ब्राइट बैंड की फ्रिंज विड्थ निकालनी है। फॉर ब्राइट बैंड, थोड़ा समझकर चलेंगे बेटा, अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ।
ब्राइट बैंड, दो ब्राइट बैंड की एक ब्राइट फ्रिंज मान लो इसे, ब्राइट फ्रिंज के बारे में हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो ब्राइट फ्रिंज क्या होती है बेटा, यहां से कोई भी nth डार्क और n-1 डार्क, nth डार्क और n-1 डार्क के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, एक ब्राइट बैंड होगा। कोई भी nth डार्क और n-1 डार्क के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, एक ब्राइट बैंड होता है। तो हम यहां क्या कहेंगे, बीटा ब्राइट इज इक्वल टू x nth डार्क माइनस x n-1 डार्क। nth डार्क, n की वैल्यू 2 हो सकती है, 2 और 1 डार्क के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, इस तरह से दो लगातार ब्राइट बैंड के बीच की डिस्टेंस डार्क बैंड और दो लगातार डार्क बैंड के बीच की डिस्टेंस ब्राइट बैंड। हम ब्राइट के लिए निकाल रहे हैं nth डार्क, वैल्यू क्या होगी बेटा, 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2d। यहां पर d क्या है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, पिछली क्लास में मैंने बताया था। स्मॉल d क्या है बेटा, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, दो स्लिट्स कितनी दूर हैं। और कैपिटल D क्या है, स्क्रीन की डिस्टेंस कहां से, इंटरफेरेंस पैटर्न से, स्क्रीन की डिस्टेंस इंटरफेरेंस पैटर्न से। -2 n की जगह रखेंगे n-1 d लैम्डा अपॉन 2d, d लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है बेटा, अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, d लैम्डा अपॉन 2d कॉमन आ गया, 2n-1 माइनस 2n-2 -1। ये जब आप सॉल्व करेंगे इसे, तो बीटा डार्क इज इक्वल टू बीटा ब्राइट इज इक्वल टू आ जाएगा, बीटा ब्राइट इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन 2d। यहां से देखो बेटा क्या क्या चीजें होंगी, 2n-1 2n-1 माइनस 2n प्लस 2 -1, 2n से 2n कट जाएगा और यहाँ माइनस है तो ये प्लस होगा बेटा, माइनस से माइनस कट जाएगा। बीटा ब्राइट इज इक्वल टू आ जाएगा डी लैम्डा अपॉन 2d, दैट इज 2, 2 से 2 कट गया, बीटा ब्राइट इज इक्वल टू आ गया डी लैम्डा अपॉन डी। ब्राइट बैंड की डिस्टेंस आ गई हमारे पास डी लैम्डा अपॉन डी, डी लैम्डा अपॉन डी। इसी तरह से बेटा हम क्या निकाल सकते हैं, फॉर डार्क बैंड, फॉर डार्क बैंड निकालेंगे। फॉर डार्क बैंड के लिए बेटा क्या होगा, बीटा डार्क इज इक्वल टू nth ब्राइट माइनस n-1 ब्राइट, nth ब्राइट माइनस n-1 ब्राइट। यहां पर दोबारा बना लेते हैं बेटा इसे, ये हमारा सेंटर ब्राइट हो गया, 1 ब्राइट n-1 ब्राइट, दोनों की डिस्टेंस ली गई, ये आपकी ब्राइट बैंड आ जाएगी यहां पर। तो वैल्यू क्या डालेंगे बेटा, वैल्यू डालेंगे डार्क बैंड nth ब्राइट n d लैम्डा अपॉन d माइनस n-1 d लैम्डा अपॉन d, d लैम्डा अपॉन d n माइनस n प्लस 1, n कट जाएगा, d लैम्डा अपॉन d बीटा डार्क। तो हालांकि एग्जाम में बेटा आप अलग अलग ना दिखाएं निकालकर, एक से ही काम चल जाएगा, कोई सा भी एक कर देंगे ब्राइट और डार्क। ये मैंने इसलिए अलग अलग कराए हैं जिससे आपको ये पता चले कि दोनों बैंड, दोनों फ्रिंज इक्वल विड्थ की होती हैं, चाहे आप डार्क की निकालें या ब्राइट बैंड के लिए निकालें, दोनों फ्रिंज सेम आएंगी बेटा आपके पास। करें बेटा यहां तक, आगे समझेंगे बेटा इसको। एक न्यूमेरिकल लिखिए बेटा यहां पर, बहुत बढ़िया सा एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, लिखिए इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल आता है बेटा, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ is 2 centimeter, fringe width is 2 centimeter while in air, जब हम हवा में थे, जब हम एयर में थे,
while in air। तो यहां बेटा क्या कह रहे हैं हमसे, इन young double slit experiment, young double slit experiment, the fringe width is 2 centimeter in air। What is the new fringe width? What is the new fringe width if the entire apparatus is immersed in a liquid, in water लिख लेंगे बेटा, in water, और कोई भी लिक्विड दे सकते हैं, of refractive index 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अगर 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डुबा दें तो फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? अगर हम पूरे एपरेटस को 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डुबा दें तो फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? फ्रिंज विड्थ क्यों चेंज होगी बेटा? फ्रिंज विड्थ इसलिए चेंज होगी क्योंकि फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहां पर बेटा ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी, दोनों स्लिट के बीच में वेवलेंथ जो लाइट की हम यूज कर रहे हैं वो लैम्डा है, और हम जानते हैं लैम्डा इज डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड ऑन वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है बेटा, और जब वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेवलेंथ की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो क्या चीज चेंज हो जाएगी? बीटा चेंज हो जाएगी। जब हम ये एक्सपेरिमेंट एयर में कर रहे थे, इन एयर, तो हमारे पास बीटा एयर कितना था? डी लैम्डा एयर अपॉन स्मॉल डी। एयर के अंदर फ्रिंज विड्थ सब जानते हैं डी लैम्डा अपॉन डी होता है, एयर के अंदर आपने लिख दिया डी लैम्डा एयर अपॉन स्मॉल डी। नाउ दिस apparatus is immersed in liquid, जब लिक्विड में डाल देंगे तो इन लिक्विड, या हम वाटर कुछ भी कह सकते हैं बेटा, जो भी लिक्विड दिया हो, तो बीटा वाटर कितना हो जाएगा? डी लैम्डा वाटर अपॉन डी, डी लैम्डा वाटर अपॉन डी। लैम्डा वाटर, वाटर का वेवलेंथ यहां पर कंसीडर होगी, तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? बी वाटर अपॉन बी एयर, डी लैम्डा वाटर अपॉन डी, डी लैम्डा एयर अपॉन डी कैंसिल हो गया बेटा यहां पर। सो डी वाटर अपॉन लैम्डा एयर, बी वाटर अपॉन बी एयर। एक नंबर इक्वेशन बना देंगे इसे बेटा, एक तो हमारी बनी पड़ी है इक्वेशन, चलिए 3 नंबर बनाकर छोड़ देते हैं। वेवलेंथ की बात करनी है, वेवलेंथ हमें पता है बेटा इनकी, कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 गिवन है, बाद में लिखेंगे इसकी वैल्यू। velocity in air, velocity in water, wavelength in air, wavelength in water। वेवलेंथ का फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया हमारा? 4/3, वेवलेंथ इन एयर, वेवलेंथ इन वाटर। उल्टा कर देते हैं बेटा इसे, वेवलेंथ इन वाटर अपॉन वेवलेंथ इन एयर कितना आ गया? 3/4। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, बीटा वाटर अपॉन बीटा एयर, लैम्डा वाटर अपॉन लैम्डा एयर, दैट इज 3/4। सॉल्व करेंगे बेटा, यहां से बीटा वाटर आ जाएगा बीटा एयर इंटू 3/4, 2 इंटू 3/4, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने से फ्रिंज विड्थ छोटी हो गई, छोटी छोटी फ्रिंजेस बनेंगी, ज्यादा फ्रिंजेस बनेंगी लेकिन छोटी छोटी फ्रिंजेस बनेंगी, स्मॉलर फ्रिंजेस बनेंगी बेटा लेकिन छोटी छोटी फ्रिंजेस बनेंगी। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरेंस का लगभग एंड आ गया हमारे पास, लेकिन एक बात हमें बहुत पॉइंट आउट कर रही है यहां पर। हमने कहा जब इंटरफेरेंस होता है तो देयर आर सम प्लेसेस
where the two energies, the two source combine to form a constructive interference, and there are some places when the two waves combine to form a destructive interference. It means the energy at some places energy create, and the some places energy destroy. Energy plus energy equal to more energy, energy minus energy equal to less energy. But we have heard that there is no change in the energy. Energy can neither be created nor be destroyed. It always remain constant. So one thing arises in our mind that if energy neither create nor destroyed, then what happen in interference? होगा क्या इंटरफेरेंस में एनर्जी कंजर्वेशन का वॉयलेंस हो रहा है बेटा? वो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रही है। हमने तो नहीं सुना कोई ऐसा फिनोमेना हो जहां एनर्जी कंजर्वेशन का वॉयलेंस हो। तो लेकिन क्या यहाँ पर वॉयलेंस हो रहा है? आंसर है नहीं, यहाँ एनर्जी वॉयलेंस नहीं हो रहा है। लेकिन लेकिन इसको हमें मैथमेटिकली प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि एनर्जी कुछ जगह पर कंस्ट्रक्ट हो रही है, कुछ जगह पर डिस्ट्रक्ट हो रही है। हमें क्या करना है बेटा? टोटल एनर्जी इंटरफेरेंस से पहले निकालेंगे, टोटल एनर्जी इंटरफेरेंस के बाद निकालेंगे। ठीक है, और अगर वो दोनों बराबर आई तो हम प्रूफ कर देंगे कि इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेना इन विच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एब्सोल्युटली फॉलोड। ठीक है, तो हम यहां पर ये शो करने की कोशिश करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा यहां पर फॉलो हो रही है। तो हेडिंग डाल लीजिए इंटरफेरेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डालिए बेटा इंटरफेरेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आपस में क्या लेना देना है? तो बहुत आसान सी बातें बेटा, एक छोटा सा डेरिवेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर चलना बेटा। बड़ा एक सुनने में भी लग रहा है कि शो करो एनर्जी रिमेन कंजर्व इन इंटरफेरेंस, तो ये सुनने में भी आपको लग रहा है और सुनने के अलावा ये है भी इंपॉर्टेंट बेटा, खूब आता है एग्जाम के अंदर इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टीज। तो शुरू करते हैं बेटा। लेट कंसीडर टू कोहेरेंट sources of amplitude A and B। दो कोहेरेंट सोर्सेज है बेटा, एम्पलीट्यूड कितने हैं इनके? A और B। ये तो थे ही हमारे इंटरफेरेंस जब हमने शुरू किया था। वी कंसीडर दैट वी हैव टू कोहेरेंट सोर्सेज हैविंग एम्पलीट्यूड A and B विद ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस फाई। फिलहाल फेज का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम फेज मेंशन नहीं कर रहे हैं बेटा। तो A और B दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, दो एम्पलीट्यूड्स है कोहेरेंट सोर्सेज के, हैविंग इंटेंसिटी I1 एंड I2। तो हम इंटेंसिटी को कंजर्व करेंगे, इंटेंसिटी मींस एनर्जी। ठीक है बेटा, तो यहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है, दो स्लिट्स हैं, कैपिटल डी सेपरेशन पर है, दो सोर्सेज है, एम्पलीट्यूड A एम्पलीट्यूड B और इंटेंसिटी I1 इंटेंसिटी I2। इंटरफेरेंस हुआ d डिस्टेंस पर, दो तरह की वेव्स बनी, मैक्सिमम और मिनिमम। दो तरह की इंटेंसिटी यहां बनी बेटा, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी। तो हम बात करेंगे बिफोर इंटरफेरेंस, हम बात करेंगे इंटरफेरेंस से पहले क्या होगा, उसके बाद बात करेंगे इंटरफेरेंस के बाद क्या होगा, फिर दोनों को मिला देंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारे पास दोनों एनर्जी इक्वल आ जाएंगी, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि एनर्जी रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग इंटरफेरेंस। बिल्कुल, चलते हैं बेटा। तो बिफोर, पहली केस हम कर रहे हैं बिफोर इंटरफेरेंस बेटा, इंटरफेरेंस से पहले इंटेंसिटी कितनी होगी भैया? I1 प्लस I2। इसमें फर्स्ट सोर्स की इंटेंसिटी और सेकेंड सोर्स की इंटेंसिटी, किसी टोटल इंटेंसिटी I इज इक्वल टू टोटल इंटेंसिटी I1 को क्या लिख देंगे बेटा? KA स्क्वायर प्लस KB स्क्वायर। हम जानते हैं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, सो KA स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, टोटल इंटेंसिटी आ गई बेटा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक नंबर इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम बात करेंगे आफ्टर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के बाद, आफ्टर इंटरफेरेंस, आफ्टर इंटरफेरेंस क्या होगा बेटा, दो तरह की इंटेंसिटी आ गई। अब I1 I2 नहीं बची, अब मैक्सिमा और मिनिमा आ गया। अगर मैं इसका एवरेज ले लूं बेटा, अगर मैं इसका एवरेज ले लूं, तो वो एवरेज अगर इन दोनों के बराबर आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर एवरेज बराबर आ जाए तो क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर इंटेंसिटी का एक अप्रोक्सीमेशन हमें मिल जाएगा कि ये दोनों कंजर्व हैं। चलिए, तो एवरेज इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय 2, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, के ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आर मैक्सिमम स्क्वायर प्लस आर मिनिमम स्क्वायर, के आर मैक्सिमम स्क्वायर प्लस आर मिनिमम स्क्वायर, आर मैक्सिमम होता है बेटा ए प्लस बी, आर मिनिमम होता है ए माइनस बी, सो के बाय 2 कॉमन आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, के बाय 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab से प्लस 2ab कट जाएगा, k अपॉन 2 2a प्लस 2b स्क्वायर, और यहां से बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एवरेज इंटेंसिटी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टोटल इंटेंसिटी के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम यहां पर कंपेयर करें बेटा, इफ वी कंपेयर equation first and second, if we compare equation first and second, we notice that the intensity before interference and after interference remain same। दोनों एनर्जी कैसी है बेटा, सेम है बिफोर इंटरफेरेंस, hence we can conclude that the energy remain conserve। दोनों में एनर्जी कैसी रहेगी बेटा, कंजर्व रहेगी। प्रूफ हो गया, एनर्जी रिमेन कंजर्व। बताएं बेटा, किसी को प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मुझे बताएंगे। ऑफ लाइट, अब इसमें दो चीजें बच रही है बेटा हमारी चैप्टर के अंदर, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। दो टॉपिक बच रहे हैं, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो सबसे पहले हमें बात करनी है डिफ्रैक्शन की, नहीं पहले पोलराइजेशन की बात करते हैं बेटा, और उसके बाद फिर हम डिफ्रैक्शन की बात करेंगे। चलिए, तो डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, तो पहले हम पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं बेटा। व्हाट इज पोलराइजेशन? अगर कोई सिंपल वर्ड में आपसे पूछे कि पोलराइजेशन होता क्या है, देखिए नाम से पता चल रहा है, पोलराइज्ड करना। ठीक है, अगर कुछ चीज मिक्स है, मान लो मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक सॉल्ट है, एक सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट मान लेते हैं, AgNO3 मान लेते हैं, NaCl मान लेते हैं, बहुत सारे सॉल्ट हैं आपके पास। तो एक सॉल्ट है बेटा, और उसे मैंने क्या किया, उसे मैंने किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया। किसी लिक्विड में जैसे ही इसे डालेंगे तो वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, यानी कि वो आयंस में टूट जाएगा। लेकिन वो आयंस मिक्स होंगे सब एक साथ, कोई प्लस कोई माइनस, कोई प्लस कोई माइनस, ये सारे आयंस कैसे होंगे बेटा, एक साथ मिक्स होकर घूमते रहेंगे। ये कोई भी आयंस क्या होंगे, अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं हो सकते कि ये पॉजिटिव आयंस का घर है, ये नेगेटिव का घर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस यहां पर
एक इलेक्ट्रोड डाल दूं, इलेक्ट्रोड मतलब एक रॉड डाल दूं जिसे हम पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स से कनेक्ट कर दें, तो क्या होता है बेटा, हम क्या देखते हैं कि आयंस जो हैं पॉजिटिव वाले नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं। मतलब अब जो आयंस हैं वो क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। इकट्ठा एक तरफ हो जाना, एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ, प्लस वाले एक तरफ, माइनस वाले एक तरफ। तो जब हम एक सेपरेशन बना देते हैं दो चीजों के बीच में, जब तक मिक्स है तो ठीक है, लेकिन जब वो अलग अलग जोन बना लेंगे तो हम क्या कहेंगे कि मटेरियल क्या हो गया बेटा, पोलराइज्ड हो गया, आयंस पोलराइज्ड हो गए। ठीक है, तो ये हो गया पोलराइजेशन। ये तो हुआ बेटा सॉल्ट के लिए। लेकिन अगर हम कंसीडर करें लाइट को कैसे पोलराइज करेंगे, हाउ वी कैन polarize a light. Light is a mixture of something. Yes, it is a mixture of two type of vibration. Light is itself a electromagnetic wave. Electromagnetic wave consists of two vibration. One is electric vibration and the second one is magnetic vibration. If we restrict one vibration in any perpendicular direction, then the light is not completely destroyed. Okay, the intensity would be reduced, but it would not be completely destroyed, but it has a single vibration. Now this light of single vibrations, the light which consists of only single vibration, either electric or magnetic, is known as polarized light. So polarization क्या होता है बेटा, जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, केवल लाइट नहीं, एक्सरे भी, गामा भी, कॉस्मिक भी, इंफ्रारेड भी, माइक्रो भी, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सभी वेव्स क्या हो सकती हैं, पोलराइज्ड हो सकती हैं बेटा। लेकिन जो दिखाई देती है वो हमें कौन सी दिखाई देगी, विजिबल लाइट दिखाई देगी। दैट्स व्हाई वी कंसीडर विजिबल लाइट हियर। सो इफ वी रेस्ट्रिक्ट द वाइब्रेशन ऑफ electric vector or magnetic vector, either electric or magnetic, then this phenomena is called polarization of light. The light obtained is called polarized light and this phenomena is called polarization. Polarization, the material which is used to do this is called polarizer or polaroid. ठीक है, वो एक अलग कहानी है, पोलरॉइड होता है बेटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक फिनोमेना लिखेंगे बेटा, हेडिंग डाल लीजिए आप, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन लिखेंगे, इट इज अ फिनोमेना ऑफ restricting, it is a phenomena of restricting the vibration of electric vector or magnetic vector, electric or magnetic vector in the direction perpendicular, in the direction perpendicular to the wave propagation. वेव प्रोपेगेशन का मतलब होता है बेटा वेव का चलना। जब कोई वेव चलती है दैट इज कॉल्ड वेव प्रोपेगेशन। तो जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, दो वाइब्रेशंस हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसके परपेंडिकुलर किसी भी वेक्टर को अगर हम क्या कर दें, रोक दें, रेस्ट्रिक्ट कर दें, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यहां से देखिए बेटा, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है, डायरेक्शन आपकी एक्स हो गई, एक्स डायरेक्शन में वेव चल रही है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन आ रहे हैं, और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक वाइब्रेशन है। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक, एक्स डायरेक्शन में वेव चल रही है। अगर हम एक मटेरियल यूज करें, एक मटेरियल, इस मटेरियल को क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं पोलराइजर। इस लाइट को कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। इस लाइट को क्या कहते हैं बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट। और ये क्या हो गया हमारा, पोलराइजर। तो इस पोलराइजर की एक खास बात होती है बेटा, एक मटेरियल है जिसकी खास बात यह है
कि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो एटम्स अरेंज्ड हैं, वो एक प्लेन शीट की फॉर्म में अरेंज्ड है। प्लेन शीट्स बना रहे हैं, एक एटम, दूसरे एटम की लेयर, तीसरे एटम की लेयर, चौथे एटम की लेयर, तो एक शीट्स बन गई बहुत सारी। जैसे आप बुक देखते हैं, बुक के जो पेजेस हैं वो शीट्स की फॉर्म में है, एक पेज, उसके ऊपर दूसरा पेज, उसके ऊपर तीसरा पेज। ऐसे ही यहां पर एटम भी लेयर्स की फॉर्म में अरेंज्ड है। लेयर्स बना लेते हैं बेटा, और ये जो लेयर्स बनी है, ऑब्वियसली इनके बीच में कुछ जगह होती है, कुछ जगह होती है बेटा। जैसे ये मेरी उंगलियां हैं, ये इस तरह से ये लाइन की फॉर्म में है, ठीक है। तो यहां पर कुछ जगह बच गई, तो जो वाइब्रेशन है, जो वर्टिकल वाइब्रेशन है, वो यहां से निकल जाएगा, लेकिन जो हॉरिजेंटल वाइब्रेशन है वो यहां से पास नहीं होगा। वर्टिकल वाला निकल जाएगा इनके बीच में से, लेकिन हॉरिजेंटल वाला यहां से नहीं निकलेगा। इसी तरह से यहां पर भी बेटा एक वाइब्रेशन यहां पास हो जाता है, दूसरा वाइब्रेशन पास नहीं होता। अब यहां पर जो लाइट जाएगी, वो लाइट केवल एक ही वाइब्रेशन कैरी करेगी, दूसरा वाइब्रेशन यहां पर रुक जाएगा। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं बेटा? इस फिनोमेना को हम पोलराइजेशन कहते हैं, और ये जो लाइट बनी है इसे हम कहेंगे पोलराइज्ड लाइट। ये फिनोमेना पोलराइजेशन, और इसे कहेंगे पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। यहां पर जो पोलराइजर होते हैं हमारे, ये कई तरह के होते हैं। ये नहीं तो के होंगे, एक होता है, इसका एग्जाम्पल पूछ लेते हैं बेटा, पोलराइजर का एग्जाम्पल क्या है? तो एक लिख लेंगे निकोल प्रिज्म, एक लिख लेते हैं टूरमेलिन क्रिस्टल, ठीक है। तो पोलराइजर, द मटेरियल विच पोलराइज्ड लाइट, उसे कहते हैं एग्जाम्पल टूरमेलिन क्रिस्टल, और दूसरा होता है बेटा निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, ठीक है। शीट्स की फॉर्म में भी आता है, अभी इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, शीट्स की फॉर्म में कैसे आएगा ये, ठीक है। वरना पोलराइजर की शीट्स आती हैं जो हमारी गाड़ी में, वो मैं यूज आपको अलग से बताऊंगा कि यूज क्या होते हैं, पोलराइजर के यूज क्या होते हैं बेटा, ठीक है। अब आता है मेथड ऑफ पोलराइजेशन, कैसे पोलराइज्ड करते हैं। तो तीन मेथड हमारे पास हैं पोलराइज्ड करने के। एक तो पोलराइजर का यूज करके कर सकते हैं बेटा, एक मटेरियल लगा दो, लाइट निकलेगी, पोलराइज्ड हो जाएगी। दो मेथड और हैं बड़े इंपॉर्टेंट, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग एंड पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से भी पोलराइजेशन होता है और स्कैटरिंग से भी पोलराइजेशन होता है, अभी डिस्कशन करेंगे। करें बेटा कॉपी यहां तक समझिए। द फिनोमेना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर in the direction perpendicular with the direction of wave propagation. Method of, next हमारे पास टॉपिक है बेटा मेथड ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो हेडिंग डाल लीजिए मेथड ऑफ पोलराइजेशन। कितने टाइप से पोलराइजेशन होता है? मेथड ऑफ पोलराइजेशन, हाउ वी कैन पोलराइज लाइट। सो पहला मेथड तो बेटा बहुत आसान है, बाय अ यूज ऑफ पोलरॉइड, बाय द यूज ऑफ पोलरॉइड। पोलरॉइड से यूज करके, जो हमने यहां देखा, मैंने आपको बताया था कि प्लेन्स होते हैं बेटा बहुत सारे, प्लेन्स की फॉर्म में एटम्स अरेंज हैं, उनके बीच में से एक वाइब्रेशन निकल जाता है, दूसरा वाइब्रेशन नहीं निकल पाता, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये हो गया प्लेन वाइब्रेशन, जिसमें हमने इनके एग्जांपल भी देख लिए, इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास है बेटा बाय स्कैटरिंग, बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर्ड लाइट से भी पोलराइज्ड हो सकती है लाइट। कैसे हो सकती है बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से कैसे पोलराइज्ड हो सकती है लाइट? इसका बड़ा आसान सा एक एक्सप्लेनेशन, या ये कहो कि एक स्टेटमेंट है कि अगर लाइट किसी मीडियम में एंटर करे, whenever the light enter in a medium, जब लाइट किसी मीडियम में एंटर होती है बेटा, तो हम जानते हैं वो लाइट स्कैटर होना शुरू हो जाती है। अगर रेलेस के लॉ के अकॉर्डिंग होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी स्कैटर तो होगी,
रेले ने कहा था अगर a लेस देन लैम्डा हो, साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटा हो वेवलेंथ की कंपैरिजन में, तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर नहीं, फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ होती है बेटा। लेकिन चलो नहीं भी होती तो स्कैटरिंग तो होती है, जैसे हमने क्लाउड में देखा था, क्लाउड में पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा हो गया था, स्कैटरिंग तो हुई लेकिन सभी कलर की स्कैटरिंग इक्वल हुई, वहां पर रेलेज लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो मैटर ये नहीं है कि रेलेज लॉ एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, मैटर ये है कि स्कैटरिंग होगी। तो जब भी लाइट किसी मीडियम से पास होती है तो मीडियम लाइट को एब्जॉर्ब करने लगता है, लाइट मीडियम में स्कैटर होने लगती है। लेट मेरे पास ये एक मीडियम है, यहां से लाइट आती है बेटा और वो स्कैटर्ड होगी। किस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगी? अगर हम कहें लाइट हर तरफ स्कैटर्ड होती है तो ये बात बिल्कुल सही है कि लाइट जब जाती है तो एवरी डायरेक्शन में वो स्कैटर होगी, हर डायरेक्शन में उसका स्कैटरिंग इफेक्ट आएगा। अगर हम लाइट को जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखें, मतलब स्कैटर्ड लाइट परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली, नीचे वाली जो जा रही है, वैसे तो सभी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहा है बेटा, सब डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अगर हम इसे देखें तो हम क्या देखते हैं कि ये जो लाइट है ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। ये कंप्लीटली क्या होती है बेटा? पोलराइज्ड होती है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइट स्कैटर्ड होगी, इधर भी एक परपेंडिकुलर होगा, अगर इसे मैं प्लेन मान लूं तो ये प्लेन में इधर परपेंडिकुलर होगा बेटा, एक नीचे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दो प्लेन हो गए ये इस तरह से, तो यहां पर नीचे वाला और ये वर्टिकल वाला, दोनों प्लेन के अंदर जो स्कैटर्ड लाइट जा रही है वो स्कैटरिंग लाइट पोलराइज्ड होती है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? व्हेनेवर लाइट एंटर इन ए मीडियम it scatter in all direction, it scatter in all direction if we observe the light in the direction perpendicular with the direction of propagation, perpendicular with the direction of propagation, then it is found to be completely polarized। इसे completely polarized होती है, ये लाइट completely polarized होती है। this phenomena is called polarization by reflection। This is called polarization by, not reflection, by scattering, polarization by scattering। इसे क्या कहते हैं बेटा? पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग कहते हैं। कॉपी करेंगे बेटा इसको।